पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, जिसको μ0 से डिनोट करते थे हम लोग, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से कम अगर आप देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी आपकी हमेशा जो भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो आप दे रहे हो, है ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो शुड भी या तो बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया था स्टॉपिंग सैचुरेशन करंट स्टडी किया था। सैचुरेशन करंट क्या था, सैचुरेशन करंट जो था वो ये था, I0 से डिनोट करते हैं कि एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, जैसे ही हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है उसका वो अगर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आने के बाद क्या होगा कि आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाइए, ये जो करंट है आपका वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, यानी इसके आगे करंट नहीं बढ़ेगा। तो ये फाइनल लिमिट है, इसकी लास्ट लिमिट है, तो उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये रिविजन कर रहे हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, क्या था कोई बताएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? अगर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज टू से यही पे, ये देखिए सैचुरेशन करंट है ना, उल्टा आ रहा है यहाँ से। अब वोल्टेज कम कर रहे हैं तो करंट कम हो रहा है, वोल्टेज कम कर रहे हैं करंट कम हो रहा है ना। जैसे ही हम लोग इसको नेगेटिव में देते रहेंगे, है ना, माइनस में वोल्टेज देते रहेंगे, -V1 -V2 -V3 ऐसे ही होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर फोटो करंट क्या हो जाएगा आपका, 0। फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी से भी रिलेशन स्टडी की ना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी दोगे उतना ज़्यादा फोटो करंट आएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने स्टडी किए थे। अब नेक्स्ट देखिए आगे एक पॉइंट, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज चेंज, फ्रिक्वेंसी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, चेंज कर रहे हैं, कीपिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट। क्या बोल रहा है ये, अभी हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, इसको चेंज कर रहे हैं। और कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट क्या रख रहे हैं हम लोग, मतलब फिक्स क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट मतलब फिक्स क्या रख रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज चेंज कीपिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, यानी इंटेंसिटी इसकी, इंटेंसिटी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं हम लोग, फिक्स रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, देन द सैचुरेशन करंट रिमेन्स द सेम। सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, फिर सेम आएगा, है ना। सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या आएगा, I0 का वैल्यू क्या आएगा, सेम। समझे, ग्राफ के जरिए अगर इसको बताएं तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को ग्राफ के जरिए, कि भाई अगर आपने पहला ग्राफ ऑब्जर्व किया कोई मटेरियल के लिए, दिस इज फोटो करंट एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आपने इंटेंसिटी को और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ, सेम रखा हुआ, तो फ्रीक्वेंसी चाहे आप 50 हर्ट्ज दीजिए या 100 हर्ट्ज दीजिए, जो ये वैल्यू आता है ना लास्ट का, किसका, सैचुरेशन करंट का, I0 का, है ना, 50 हर्ट्ज के लिए भी क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। अगर आप 100 हर्ट्ज लेंगे तो उसके लिए भी क्या रहेगा, I0 का वैल्यू सेम रहेगा, है ना। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज की है, लेकिन आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी क्या है, सेम है, तो आपको सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम ही मिलेगा। सेम मिलेगा इन द सेंस सैचुरेशन करंट आपका चेंज नहीं होगा। कोई भी मटेरियल, जैसे आपने जिंक का मटेरियल ले लिया, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 100 की फ्रीक्वेंसी पे, तो आपको सैचुरेशन करंट मिल रहा है 50 माइक्रो एम्पियर से फॉर एग्जांपल।
अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो भी आपको फाइनल आपको सैचुरेशन करंट क्या मिलेगा उस मटेरियल का 50 माइक्रो एम्पियर ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा। इससे क्या समझ में आता है हम लोगों को कि सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी फॉर द मटेरियल, है ना। सैचुरेशन करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, किसी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। ये देखिए, तो देखिए इसी चीज़ को उन लोगों ने दिखाया है ना, ग्राफ के अंदर दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए उन लोग ने क्या किया हुआ है, वी μ1 μ2 μ3 तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिए है ना। अगर आप देख रहे होंगे ग्राफ के अंदर तो देखिए ऐसे ये μ1 है ना, μ1 μ2 μ3 है ना, μ2 और μ3 ये तीनों फ्रीक्वेंसी लिए हैं इन लोगों ने। देखिए तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से कुछ अलग अलग हो सकता है लेकिन फाइनल का जो सैचुरेशन करंट का वैल्यू क्या आ रहा है वो सेम आ रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 9 पॉइंट देखिए, द फोटो करंट एंड हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो आपका फोटो करंट है, जो करंट है वो क्या है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करता। एज लॉन्ग एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वॉज लार्जर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द पोटेंशियल ऑफ एनोड वॉज हायर देन दैट ऑफ द कैथोड। ये भी आपको समझ में आ रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसा भी नहीं कि कुछ भी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो हाई होनी चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी दो, फ्रीक्वेंसी लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। इसकी वजह से मिला ये सारे ऑब्जर्वेशन हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको, दो अलग अलग मेटल के लिए लिया हुआ है। देखिए दो अलग अलग मेटल है, मेटल ए और मेटल बी। तो अगर आप मेटल ए की बात करेंगे तो मेटल ए के अंदर जो है वो बता रहा है आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी क्या होगा, अलग आ रहा है। देखो दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी और बस स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन फॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया डुअल नेचर ना, क्या कि लाइट एज अ वेव भी हो सकती है और पार्टिकल नेचर भी हो सकती है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो नेचर स्टडी की थी ना हम लोगों ने। तो अब ये बता रहा है, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि लाइट को हम लोग पहले तो वेव ही मानते थे, है ना, वेव मानते थे, लेकिन ये जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा तो इसके बाद हम लोग लाइट को क्या मानने लगे, पार्टिकल नेचर भी मानने लगे ना। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब जब वेव नेचर मान के लाइट को एज अ वेव मान के इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तभी तो पार्टिकल मानना पड़ा ना हम लोगों को। अगर लाइट को एज अ वेव मान कर ही इसको एक्सप्लेन कर देते तो वेव नेचर ही मानते ना लाइट का, है ना। तो वही लिख रहा है यहाँ पर, ये फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, यानी अगर लाइट को हम लोग वेव मानते हैं तो क्या फेलियर्स आते हैं हमारे सामने इसको एक्सप्लेन करने में। नहीं समझा, नहीं समझा, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो देखिए ये लाइन बाय लाइन क्यों स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सके कुछ। हाँ, कुछ तो याद रहेगा ना एग्ज़ाम में लिखने के लिए, नहीं तो ऐसे ही आपको ऊपर ऊपर से बता के चले जाऊँगा तो फिर आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए कुछ ध्यान में रहे आपके, इसीलिए मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है इसीलिए। मोस्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। First and foremost was the instantaneous emission of electron on the incident of light. Wave picture could be expect that the metal surface will absorb the incident energy continuously
All the electrons near the surface will absorb the energy. The metal surface will require a reasonable time, few minutes to hour, to accumulate the sufficient energy to knock off the electrons. Greater the intensity of incident radiation, more will be the incident energy. Hence, expected time required to knock off the electron will be less. For small incident intensity, the energy incident on the unit area in unit time will be small and will take the longer to knock off the electron. These arguments were contradictory to the observation. समझिए, ये कह रहा है कि अभी ये हम लोग वेव नेचर क्यों नहीं मान रहे हैं, लाइट का वेव नेचर से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ये कह रहा है कि जैसे ही अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि जैसे ही आपकी ये मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर आपने इंसिडेंट किया रेडिएशन, है ना, इसके ऊपर क्या इंसिडेंट किया आपने, रेडिएशन किया, है ना, वैसे ही ये क्या इमिट करने लग जाएगा, आपके फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने लग जाएगा ना ये। तो इनके बीच में टाइम लैग होता है क्या, टाइम लैग होता है। टाइम लैग मतलब समझ रहे ना कि इस पर एनर्जी पड़ती है, फिर कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये बहुत फास्ट होता है ना, मतलब नो टाइम लैग। मैंने बताया था अराउंड 10⁻⁹ सेकेंड ना, जो कि नेग्लिजिबल है। तो ये एकदम फटाक से अपने को, जैसे ही अपन इसके ऊपर डालते हैं वैसे ही अपने को इलेक्ट्रॉन निकलते हुए मिल जाएंगे ना, और जैसे ही ये बन किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेंगे। तो ये क्या है, एकदम साइमल्टेनियस प्रोसेस है ना, एकदम तुरंत होता है ये, देयर इज़ नो टाइम लैग, है ना। अच्छा, अगर हम लोग लाइट को एज अ वेव मानते थे, तो अगर लाइट अगर वेव है तो क्या होगा कि पहले लाइट के पार्टिकल ऐसे वेव फॉर्म में आएंगे, इस प्लेट के ऊपर पड़ेंगे, इस प्लेट के ऊपर पड़ेंगे ना। अब ये जो मेटल की प्लेट है, इसके अंदर है क्या, एक्चुअली है क्या मेटल की प्लेट के अंदर, क्या होता है किसी भी मेटल के अंदर, एटम से बनी हुई होती है ना। तो ये मेटल प्लेट के अंदर भी तो करोड़ों एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ना, इसके अंदर भी, नहीं समझ में आ रही बात, बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे इसके अंदर भी। तो जब ये वेव इस एटम्स को एनर्जी देगी, से फॉर एग्जाम्पल सोडियम समझना आसान है आप लोगों के लिए, इसीलिए सोडियम के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इंसिडेंट आपका रेडिएशन है ये आएगा और आ करके इस सोडियम, ऐसे अभी बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है ना इसके अंदर, एक मेटल प्लेट के अंदर, तो बहुत सारे हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो वो आकर के ये एक एटम की एग्जांपल दे रहा मैं, हाँ आपको, ये एक एटम के ऊपर क्या करेगी, एनर्जी हीट करेगी, ठीक है। हीट करने के बाद ये एटम इस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ना। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद अगर इसको इतनी एनर्जी मिलती है कि ये इस एनर्जी की वजह से यहाँ से क्या, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर है ना, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसने इसको पकड़ के रखा है ना। न्यूक्लियस का काम ही होता है ये कि पकड़ के रखना, किसको, इलेक्ट्रॉन को, है ना। अब ये इसको इतनी एनर्जी देगा, यानी ये एटम इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो कि किससे होगी, ज़्यादा, न्यूक्लियस की एनर्जी से, तभी तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा ना, बाहर निकलेगा ना। इसे ही तो आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते थे, है ना, कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे, वो एब्जॉर्ब करे जो कि इससे ज़्यादा हो और इससे ऑर्बिट से बाहर आ जाए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में, है ना। हाँ, तब ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर हो, तब ये इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ना। तो देखिए यहाँ पर टाइम लग रहा है ना, अगर लाइट को ऐसा वेव माने तो, कि पहले वो एनर्जी को लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद यहाँ से इमिट करेगा ना, तो यहाँ पर टाइम लगेगा ना, टाइम लग रहा है ना यहाँ पर, नहीं समझ में आ रही बात। लेकिन आप ओरिजिनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख रहे हो, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है आपको ओरिजिनली, कि जैसे ही ये इसमें हिट हो रहा है वैसे ही यहाँ से निकल रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर ये वेव नेचर हम लोग लाइट का स्टडी करें तो क्या इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर लाइट वेव होती तो वेव ऐसा करती है, इतना तमाशा रहता है, पहले आती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर इमिट करती है, तब निकलता है इलेक्ट्रॉन ना, तो टाइम जा रहा है ना इसके अंदर, ठीक है ना, टाइम जा रहा है। तो ये पहला फेलियर था वेव थ्योरी का, कि वेव थ्योरी से हम ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये इतनी इंस्टेंटेनियसली फटाफट फटाफट क्यों निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी को कुछ डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है,
नहीं समझ में आ रहा है ना समझ में? क्या डाउट आ रहा है बोलिए? डाउट आ रहा है यहाँ पर? डाउट आ रहा है जी? ठीक है, तो ये इसका पहला फेलियर था। दूसरा देखिए, let us try to estimate the time that will require the photocurrent to start. We need to define the term work function of a metal for this exercise. We know that the metal have a free electrons. This fact makes the metal good conductors of heat and electricity. These electrons are free to move inside the metal but are otherwise confined inside the metal. They cannot escape from the surface unless sufficient energy is supplied to them. The underline कीजिए अब यहाँ से, the minimum amount of energy required to be provided to an electron to pull it out of the metal from the surface is called the work function of the metal and it is denoted by phi 0. ये मैंने अभी आपको बताया कि इस मेटल के ऊपर जैसे ही एनर्जी मरेगी तो ये एनर्जी क्या पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी ना, और इस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर आ जाएगा ना। तो ये एनर्जी, जितनी भी एनर्जी लगेगी उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? वर्क फंक्शन। इसे डिनोट करते हैं phi 0 से। वैसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही फिजिक्स में क्या कह रहे हैं हम लोग इसके? वर्क फंक्शन, है ना। तो उस नहीं समझा ये वर्क फंक्शन, समझा ना, कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग उसको दे सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए एटम, उसे कहते हैं हम लोग क्या? वर्क फंक्शन। फाइव। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ता हूँ उसका डेफिनेशन जो आपने पढ़ा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को देंगे क्यों? टू पुल इट आउट फ्रॉम द मेटल, है ना, मेटल से ये बाहर आ जाए, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आता है एग्जाम में, डिफाइंड वर्क फंक्शन and it is denoted by phi 0. ये phi पढ़ते इसको पता है ना, phi 0. Work function depends on the properties of the metal and the nature of its surface. Value of work function of metals are generally expressed in the unit of energy called as electron volt. Actually ये एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है ना, जितनी इसको देनी है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू भी क्या लिखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर। जैसे मान लीजिए किसी मेटल का वर्क फंक्शन है फाई, तो फाई क्या? किलोग्राम, मीटर, क्या ऐसा इसमें कोई यूनिट होना चाहिए ना, तो उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका यूनिट है वर्क फंक्शन का, ठीक है ना। ओके, देखिए आपको कुछ मटेरियल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। पोटेशियम का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सोडियम का 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैल्शियम का 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ रहे हो ना, 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे एनर्जी तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा। किसका? कैल्शियम मेटल, है ना, ये दिया हुआ है आपको। सेकेंडली, सिंस द लार्जर इंसिडेंट इंटेंसिटी इम्प्लाइज लार्जर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इमिटेड विद लार्जर काइनेटिक एनर्जी, बट द ऑब्जर्वेशन शोड दैट the maximum kinetic energy did not depend on the incident intensity but depend on the incident frequency. ये कह रहा है, अब दूसरा ये प्रॉब्लम बता रहा है वेव थ्योरी के हिसाब से। अब ये आ रहा है इंटेंसिटी के ऊपर। आप अगर इंटेंसिटी की बात करें, इस मेटल के ऊपर, फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर अगर लाइट इस पे इंसिडेंट करती है, अगर हम उसे वेव नेचर मानते हैं, तो क्या होता है? इस लाइट की इंटेंसिटी चेंज की जा सकती है, मैंने आपको बताया था ना। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उससे क्या निकल रहे? रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब ये माना जाता है कि इंटेंसिटी अगर आप चेंज करोगे इसकी, मान लीजिए इंटेंसिटी पहले आपने क्या रखी? लो रखी, इसकी इंटेंसिटी क्या रखी? लो रखी रेडिएशन की। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे उनकी कुछ स्पीड होगी ना, वो कुछ स्पीड से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी हाई कर दी रेडिएशन की, तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाना चाहिए? फिर हाई हो जाना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाना चाहिए? हाई हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लो इंटेंसिटी की लाइट है तो लो एनर्जी मिल रही है ना, तो बाहर निकलने में स्पीड कम रहेगी। हाई इंटेंसिटी से दे रहे हैं तो क्या होगा? उससे स्पीड क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन की हाई रहेगी ना।
नहीं बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही है ना? हाँ, तो लो से लो स्पीड, हाई इंटेंसिटी से हाई स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब अगर लाइट को हम लोग वेव मानते, रेडिएशन अगर वेव नेचर फॉलो करता, तो क्या होता? इंटेंसिटी लो करते तो स्लो निकलता, इंटेंसिटी हाई करते तो हाई निकलता, है ना? बट रियलिटी में जब हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो इंटेंसिटी से इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप इंटेंसिटी लो करते हैं तो भी उसका स्पीड सेम रहेगा, इंटेंसिटी हाई करते हैं तो भी इसका स्पीड सेम रहता है। सिर्फ फर्क किससे पड़ता है? फ्रीक्वेंसी से पड़ता है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है ना दोनों, तो इसीलिए हम लोग को रेडिएशन को मतलब वेव नेचर ही सिर्फ नहीं मान सकते, है ना? ये भी एक और फेलियर है, इसीलिए हम लोगों को उसको क्या मानना पड़ रहा है? पार्टिकल नेचर भी मानना पड़ रहा है। समझ में आया ये? आगे देखिए, according to the wave theory, the frequency of incident radiation has no role in determining the kinetic energy of the photoelectron. ठीक है, वेव थ्योरी के हिसाब से तो उल्टा ही आ रहा है। वेव थ्योरी क्या कह रही है कि अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी स्पीड देखनी है, काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड चेक करनी है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता, है ना? जबकि ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर? हो रहा है ऐसा? यहाँ पर नहीं हो रहा है ना? यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी मेन रोल प्ले कर रही है, इंटेंसिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओए नहीं समझ रहा है तुम लोगों को? नहीं समझ रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर देखो दो है ना, दो। अगर हम लोग वेव नेचर की बात करते हैं और पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर के हिसाब से क्या है कि इंटेंसिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका स्पीड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। दूसरी बात क्या बोलता है वेव नेचर कि फ्रीक्वेंसी से इसकी स्पीड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए वेव नेचर के हिसाब से। लेकिन हम रियलिटी में एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि इंटेंसिटी अगर हम लोग कम ज़्यादा करें तो उससे स्पीड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उल्टा। और दूसरा, अगर इसके ऊपर पड़ भी रहा है तो किसकी वजह से स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? फ्रीक्वेंसी की वजह से पड़ रहा है। तो यार कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हो गया ना ये। ठीक है, अब समझ में आया? ओके। Moreover, wave theory expected photoelectrons to be emitted for any frequency if the intensity of radiation was large enough. But observation indicated that for a given metal surface, some characteristic cutoff frequency mu0 exists below which no photoelectrons were emitted, however intense the incident radiation was, and photoelectrons were always emitted if the incident frequency mu was greater than mu0 even if the intensity was low. Wave theory क्या कहती है भाई? वेव थ्योरी के हिसाब से ये मानना है कि अगर आपने इंटेंसिटी बहुत ही हाई कर दी, इंटेंसिटी क्या कर दी? बहुत ही हाई कर दी, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी आप लो भी रखेंगे तब भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। ये किसके हिसाब से है? वेव नेचर के हिसाब से। बट रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में क्या हो रहा है? अगर आपने फ्रीक्वेंसी mu0 से कम रख दी ना, इससे लेस रख दी, तो क्या आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा क्या? mu0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखी फ्रीक्वेंसी तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। पर ये क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी कोई भी रखो, लो भी रखो तो मिल जाएगा, बस क्या रहना चाहिए? इंटेंसिटी हाई रहनी चाहिए। तो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमने इंटेंसिटी जब हाई रखी तो भी हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ रही है ना, और इंटेंसिटी अगर लो भी रखी, हम लोगों ने लो भी रखी, तब भी mu0 से ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उससे कम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हो गया ना। ये बोलता है कोई भी फ्रीक्वेंसी रखो, बस इंटेंसिटी का मसला है, इंटेंसिटी को हाई रखो, वेव नेचर बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा है कि इंटेंसिटी तो यहाँ पे मतलब इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि इंटेंसिटी हाई रखो, पर हम यहाँ तो हाई भी रखे लो भी रखे, लेकिन अगर रियलिटी में mu0 से कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी भी सर के ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। अब ये सब मसला था, तब आए कौन? आइंस्टाइन अंकल।
और उन्होंने फिर दिया अपना फेमस इक्वेशन जो आप पढ़ते हो ना, सब आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हो ना, हाँ, तो यहीं से स्टार्ट होता है उनका। तो आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फिर उसने ये सारे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए क्या दिया, हमें इक्वेशन दिया। क्यों ज़रूरत पड़ी आइंस्टाइन की? पहले तो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा क्या क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, अभी तक तो हमको पता नहीं था ना कि ये पार्टिकल है, अभी तक तो हम लोग वेव ही मान रहे थे, तो वेव मान रहे थे तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब आइंस्टाइन आके अब अपने को बताएगा क्या, कि भाई ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल है ना। तो अब हम देखेंगे आइंस्टाइन कैसे ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। Planck's hypothesis of energy quantization to explain the black body radiation was extended by Einstein in 1905 to all types of electromagnetic radiations. Einstein proposed that under the certain condition, light behaves as if it was a particle and its energy is released or absorbed in the bundles or quanta. He named the quantum of the energy of light as a photon with the energy E is equal to h nu, where mu is the frequency of light and h is the constant defined by the Planck in his model to explain the black body radiation. It is now known as Planck's constant and has a value of 6.626 10 raised to power minus 34 joule second. It may be noted that the equation E is equal to h nu is a relation between a particle-like property to the energy E and a wave-like property, the frequency mu. Equation 14.1 is known as the Einstein relation. आगे भी पढ़ लेते हैं। Einstein relation holds good for the entire electromagnetic spectrum. It says that energy of electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency and it's inversely proportional to the wavelength, since mu is equal to c upon lambda. Hence, high the frequency of radiation means high the energy radiation. Alternatively, short wavelength radiation means high energy radiation. देखिए क्या ये थी बकबक, इसके अंदर ये था आइंस्टाइन रिलेशन में। पहली बात वो ये करता है आइंस्टाइन कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल है। कौन सा नेचर फॉलो करती है लाइट? पार्टिकल नेचर फॉलो करती है, ठीक है। अब उससे कहा गया कि भाई ठीक है, लाइट तो पार्टिकल है, मान लिया तुम्हारी बात। कैसी दिखती है लाइट, उससे ये पूछा गया। तो आइंस्टाइन बोलता है कि लाइट के अंदर, लाइट अगर कहीं से ट्रेवल कर रही है तो उसके अंदर जो है बंडल, एक बंडल होता है, बंडल ऑफ फोटोन होता है। क्या होता है? बंडल ऑफ फोटोन होता है। देखिए मैं लाइट को बनाने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। लाइट देखो ऐसे ट्रेवल करती है। लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? फोटोन कहते हैं। तो वो बोलता है कि ये जो सब छोटे छोटे पार्टिकल है ये सब क्या है? फोटोन है। सब छोटे छोटे पार्टिकल क्या है? फोटोन है। और फोटोन का एक एक सेट होता है, एक एक बंडल होता है। तो इस बंडल को वो कहता है क्वांटा। क्या कहता है उसे? क्वांटा कहते हैं। ज़्यादा है तो क्वांटम है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसे पार्टिकल नेचर के फॉर्म में लाइट ट्रैवल कर रही है ना? ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर रही है। पहला ये बताता है। फिर उससे पूछे कि भाई इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी? तो वो बताता है कि एनर्जी निकालने के लिए आपको किस पे डिपेंड करना पड़ेगा? उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करना पड़ेगा। किस पे डिपेंड करना पड़ेगा? फ्रिक्वेंसी पे। फिर पूछे ये एच क्या है? तो बोलता है एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना? ये किसी और चैप्टर में आ रहा है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट पेपर 1 में आप पढ़ोगे ना, प्लैंक्स कांस्टेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। इसका वैल्यू है ना 6.63 या 26 भी ले सकते हैं, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। वो बोलता है एनर्जी निकालना है आपको ना, तो एच का वैल्यू फिक्स है। कितना है एच का वैल्यू? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा उसको? हमें फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है ना आपको कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना। और यही तो हो रहा था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप दोगे उतना ज़्यादा उसमें क्या एमिट हो रहा था, उतनी फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, उतनी फास्ट स्पीड हो रही थी उनसे। तो इंटेंसिटी का नाम आएगा यहाँ पर,
नहीं आया ना इंटेंसिटी का नाम, तो अब हो गया वो प्रॉब्लम सॉल्व हमारा जो पहला वाला हो रहा था। नहीं आ रही बात समझ में? दूसरा ये कहता है कि ये जो इंटेंसिटी है आपकी, इट इज, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। C का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट ना, इसका वैल्यू फिक्स होता है, आपको पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज़ फिक्स्ड। और ये क्या है? दिस इज़ वेवलेंथ ना, ये क्या है? इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इसे रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको? एनर्जी इज H, और म्यू की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? C अपॉन लैम्डा ना। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ना, है ना। तो देखिए यहाँ पर जितनी कम वेवलेंथ की लाइट आएगी, वेवलेंथ होती है ना इनकी, पता है ना, अल्ट्रावायलेट होती है वेव, इंफ्रासोनिक होती है, विजिबल रीजन वाली होती है, पता है ना, ये सब वेवलेंथ से होता है ना। स्पेक्ट्रम देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा स्पेक्ट्रम? अरे है ना, ऐसा होता है ना, विजिबल रीजन में आती है विबग्योर वाली, है ना, 7400 एंगस्ट्रॉम तक, है ना। ये सब क्या है? सब वेवलेंथ है ना उसका। तो जितना कम वेवलेंथ की लाइट आप यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज़ करोगे उतनी कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आपको मिले। समझ में आया? ये दूसरी चीज़ बताया आइंस्टाइन ने। इतनी सब चीज़ें जानने के बाद आइंस्टाइन ने भी अपने क्या बनाए? पोस्टुलेट्स बनाए, है ना। उसने भी क्या बनाए? अपने पोस्टुलेट्स बनाए। तो 9 पोस्टुलेट है, 1 by 1 वी विल सी। पहला पॉइंट, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई दिस, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर फोटॉन्स। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ। किसका? फोटॉन का। देखो ना ब्लू ब्लू में आ रहा है ना वो। ट्राई दिस, ऑफ एनर्जी नंबर 1 10⁻⁻12 जूल। ये न्यूमेरिकल है, देखो कैसे होता है सॉल्व। ये बोल रहा है आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, अगर एनर्जी 10⁻⁻12 जूल हो। कर सकते हैं ना? रख दो फॉर्मूला। क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? एनर्जी इज H न्यू, है ना। अब एनर्जी का वैल्यू तो गिवन है आपको, क्या है? 10⁻⁻12 ना, इज इक्वल टू H का वैल्यू भी फिक्स है, क्या होता है? 6.63 × 10⁻34, या 626 भी ले सकते, इंटू फ्रीक्वेंसी ना। म्यू मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो पहला फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है ना हम लोगों को, तो रख दीजिए आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 10⁻⁻12 ऊपर ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा ना, 6.63 × 10⁻34। ठीक है, नहीं समझा? क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द वेवलेंथ, डिटरमाइन द वेवलेंथ। क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को? वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से ना। डिटरमाइन द वेवलेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? न्यू से। न्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी फॉर अ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, ऐसे जिनकी एनर्जीज क्या है? तो एनर्जी है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की एनर्जी 10⁻⁻12 जूल, ठीक है। ये एनर्जी गिवन है, ओके। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होता है ये। एनर्जी आपको गिवन है, एनर्जी कितनी दी हुई है? 10⁻⁻12 जूल, है ना। अब आपको दो ही तो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से? E इज इक्वल टू H न्यू, अभी तक मतलब, और E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए ना। तो E इज इक्वल टू H न्यू होता है। तो E का वैल्यू गिवन है ना, कितना है? 10⁻⁻12 जूल गिवन है।
इज इक्वल टू एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू तो सभी जानते हैं ना, पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है 6.626 10⁻⁻34 जूल, है ना, जूल सेकेंड, याद रखना है आपको, ठीक है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है, तो यहाँ रख दीजिए एच की जगह पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय म्यू, म्यू तो फाइंड आउट करना है, तो अब म्यू को इधर ही रखेंगे, ये 10⁻⁻12 ऐसे ही रहेगा ना, और ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आकर किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अभी भी नहीं समझा बस कर लीजिए, अभी -34 ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻⁻12 इंटू 10⁻+34 हो जाएगा ना, अब ये डिवाइड बाई 6.626, अभी कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/6.626 ना, समझा ना, ये कुछ नहीं तो 1, अब 1 का लॉग देखेंगे, 6.26 का लॉग देखेंगे, दोनों के लॉग को माइनस करेंगे, फिर एंटी लॉग देख लेंगे, तो अपने को एनर्जी मिल जाएगी ना, ठीक है ना, एनर्जी मिल जाएगी, अरे एनर्जी कह रहे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है आपको, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, E इज इक्वल टू hc/λ। अब ये c का वैल्यू भी तो पूरी दुनिया जानती है ना, 3 × 10⁸ फिक्स है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, नहीं पता था, अभी पता है ना, लेकिन तो अभी पता रखिएगा, तो रखिए वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू कितना है 10⁻⁻12, अब एच का वैल्यू भी तो पता है ना आपको, कितना होता है 6.626 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय सी का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा तो फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ, नहीं समझ में आ रहा जी, अब करिए, लैम्डा इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, ये नीचे आ जाएगा ना, 10⁻⁻12 नीचे आ जाएगा, तो 6.626 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁸, अब ये माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ऐसे ही रहेगा, इंटू 3 इंटू 10⁸ भी ऐसे ही रहेगा, और ये -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम +12, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए पावर को, -34 + 8 कितना हो गया, अच्छा ये प्लस के दोनों का ऐड कर लो, 20 हो गया ना, ये 20 और ये 34, तो कितना हो जाएगा -14 बचेगा ना, बस अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कर दीजिए, 3 × 18 1, 3 × 6 और 1 7, 3 × 18 का 8, ऊपर गया 1, 3 × 18 और 1 19, हो गया। सॉल्व हो गया, तो करिए, पहला पॉस्टुलेट देखिए, Einstein argued that when a photon of ultraviolet radiation arrives at the metal surface and collides with the electron, it gives all of its energy h nu to the electron. The energy is gained by the electron and the photon no longer exists. If phi0 is the work function of the material of the emitter plate, then the electrons will be emitted if the energy gained by the electron is more than or equal to the work function. Okay, thus the minimum or threshold frequency mu0 is required to eject the electron from the metal surface. If mu is less than mu0, the photon will not have enough energy to liberate an electron. As a result, no electron will be ejected, however intense the incident radiation is. Similarly, if mu is greater than mu0, the energy will always be sufficient to eject the electron. ये समझो। अब आइंस्टाइन पहला पॉइंट बोलता है, जानते ही है आप लोग, खाली वो बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा सा वो लगेगा। क्या बोलता है आइंस्टाइन, समझिए अच्छे से। आइंस्टाइन पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि भाई आप अब रेडिएशन दे रहे हो इस मेटल प्लेट को, ठीक है, इस मेटल प्लेट को आपने क्या दिया,
फोटो सेंसिटिव मटेरियल को रेडिएशन दिया, इंसिडेंट किया। अब क्या होगा? तो अब आपको पता है कि ये जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी होती है? h न्यू होती है ना, h न्यू उसकी एनर्जी होती है ना। अभी तो आपने फॉर्मूले से सॉल्व किया, एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू होती है। तो अब ये इस h न्यू एनर्जी को इस मेटल के अंदर देगा। अब इस मेटल में क्या है? एटम है ना, इसके अंदर तो एटम्स है। तो मैंने ये भी बताया कि एटम्स के अंदर भी तो एक फंडा है ना, कि अगर आप इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना चाहते हो बाहर, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उसके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी ना, 5 के बराबर, तभी तो वो इमिट होगा ना, बाहर आएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो आइंस्टाइन बोलता है कि अगर आपने जो इंसिडेंट एनर्जी दी है h न्यू, उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए ना भाई 5 से, तभी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ना। जितना उसका वर्क फंक्शन है उससे कम एनर्जी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा बाहर। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? भाई जितना उसका वर्क फंक्शन है उतनी दोगे या उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, ठीक है। और अगर आपने अगर h न्यू का वैल्यू कम कर दिया उसके वर्क फंक्शन से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा क्या? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, यही है पहला पोस्टुलेट जो आप पढ़ रहे थे। देखिए ज़रा बुक के अंदर, समझ में आएगा आपको। h न्यू देखो ऐसा लाइन है ना, h न्यू इज लेस देन एन इक्वल टू 5 ना, वो इसीलिए दिया हुआ है। u0 का तो पता ही है ना आपको, है ना, कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वेव की ऑलवेज इससे ज़्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू इससे कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। वही बोला है इसने पहले पॉइंट पे। इजी है ना? सेकंड पॉइंट देखिए, energy is given by the photon to the electron as soon as the radiation is incident on the surface. The exchange of energy between the photons and electrons is instantaneous. Hence, there is no time lag between the incident of light and the emission of electron. Also, when the incident radiation stops, there is no photons to transfer the energy to the electron, and the photo emission stops immediately. ये क्या कह रहा है आइंस्टाइन, कि जैसे ही आप ये लाइट एनर्जी इस पे इंसिडेंट करते हैं ना, इस पे इंसिडेंट करते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना। तो एक्चुअली ये लाइट के पार्टिकल तो फोटोन ही है ना, ये फोटोन है ना लाइट के पार्टिकल। तो फोटोन जा कर के किसको टक्कर मारते हैं? इलेक्ट्रॉन को ना। फोटोन है, ये मेटल प्लेट है, ये फोटोन है। लाइट बोलो या फोटोन बोलो एक ही बात ना। ये फोटोन ऐसे आते हैं कुछ एनर्जी h न्यू से, और किसको टक्कर मारते हैं? इलेक्ट्रॉन को ना। तो फोटोन अपनी एनर्जी किसको दे देता है? h न्यू पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन को दे देता है ना। पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है h न्यू एनर्जी। अगर ये 5 से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, 5 से कम होगी तो क्या होगा? वहीं से रहेगा ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिलेगा क्या बाहर? नहीं हिलेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो पहला वाला तो हमारा ये समझ में आ गया हमको। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो फोटोन है ये जब जाता है वैसे ही ये हिट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो अपनी एनर्जी फोटोन किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब समझ रहे ना, देयर इज़ नो टाइम लैग। नहीं समझ आ रहा है? व्हाई देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन दिस प्रोसेस? ये जैसे ही आएगा इसको टक्कर मारेगा, अपनी एनर्जी देगा तो ये बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये यहाँ से आपने बंद कर दिया एनर्जी देना, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा क्या फोटोन? नहीं। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलने का स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए वेव थ्योरी से हम इसे एक्सप्लेन कर पा रहे थे क्या? वेव थ्योरी से कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे ना। लेकिन अभी देखिए पार्टिकल थ्योरी से कर पा रहे हैं ना, कि ये आता है इसको टक्कर मारता है तो ये बाहर निकल जाता है। अब ये नहीं आएगा, इसको टक्कर नहीं मारेगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए देयर इज़ नो टाइम लैग। ठीक है, साहिल समझा? हाँ, थर्ड पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन प्रपोजिशन
If the intensity of incident radiation for a given wavelength is increased, there will be an increase in the number of energy quanta photons incident on unit area in unit time, the energy of each quantum being the same, h nu, hc upon lambda. Therefore, the larger the intensity, radiation will knock off more number of electrons from the surface, and hence the current will be larger. Conversely, lower intensity implies less number of incident photons, hence less number of ejected electrons, and therefore the lower the current. अब ये क्या कह रहा है आइंस्टाइन? आइंस्टाइन कह रहा है कि जैसे ही आप इसकी इंटेंसिटी हाई कर दोगे, किसकी? लाइट की, तो फोटो करंट आपको ज़्यादा मिलता है ना, और लाइट की इंटेंसिटी कम कर दोगे तो फोटो करंट क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी एक कंडीशन है ना कि वो फ्रीक्वेंसी जो दे रहे हो आप वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड से कम रही तो इंटेंसिटी ज़्यादा या कम करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो आइंस्टाइन से पूछे कि ऐसा क्यों होता है भाई कि इंटेंसिटी ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा फोटो करंट, इंटेंसिटी कम देंगे तो कम फोटो करंट। तो आइंस्टाइन बोलता है कि भाई इंटेंसिटी ज़्यादा तो मतलब एनर्जी भी ज़्यादा ना, एनर्जी ज़्यादा ना, तो ज़्यादा एनर्जी आएगी फोटोन की और वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी ना। नहीं समझ में आ रहा है ना भाई? अगर 10 रुपये से एक ही इंसान का भला हो सकता है, एक ही को आप भेज सकते हो यहाँ से, लेकिन 100 रुपीज़ लेके आओगे तो एक साथ 10 को भेज सकते हो ना, है ना? तो वैसे ही ये बोल रहा है कि ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा एनर्जी, तो उसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो जाएंगे, है ना? और कम इंटेंसिटी रहेगी तो कम एनर्जी इस पर सप्लाई होगी, तो कम इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उतना ही तो फोटो करंट मिलता है ना हमको। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो ज़्यादा फोटो करंट मिलेगा, कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम फोटो करंट मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम भी इसने सॉल्व कर दिया ना। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, once the electron is emitted from the surface, if the collector is at higher potential than the emitter, the electric field will accelerate the electrons towards the collector. Higher is the accelerating potential, more will be the number of electrons reaching the collector. Hence the photocurrent I increase with the accelerating potential initially. Moreover, since the intensity of incident radiation determines the number of photons incident on the metal surface on a unit area in unit time, it determines that the maximum number of electrons that can be knocked off by the incident radiation. Hence, for a given intensity, increasing the accelerating potential can increase the current only till at the knock-off electrons have reached the collector. No increase can be seen with the current beyond this limit. Hence, this explains the saturation current. सैचुरेशन करंट के बारे में ये क्या कह रहा है? आपको सैचुरेशन करंट पता है ना कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद क्या होगा? वोल्टेज बढ़ने के बाद भी करंट कांस्टेंट हो जाता है ना? तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है आइंस्टाइन ने? तो आइंस्टाइन कहता है कि भाई अभी अगर आप मान लीजिए दो प्लेट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना, एक होती है इमीटर, एक होती है कलेक्टर। इमीटर इमिट करेगी इलेक्ट्रॉन, कलेक्टर क्या करेगी? उसे कलेक्ट करेगी ना। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ना, नीचे मैंने बताया था। चेंज करते कलेक्टर को पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या होता है? कलेक्टर पॉजिटिव होता है ना, कल बताया था ना। नहीं समझ में आ रहा है? कलेक्टर, अरे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने पढ़ा था। तो ये कलेक्टर प्लेट थी और ये इमीटर प्लेट थी ना, इसको हम लोगों ने वोल्ट मीटर से यहाँ से ज्वाइन किया था ना, वेरिएबल वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो ऐसे बताता था। मैंने बताया था कीमे की मशीन जो होती है ऐसे, याद है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है ना ऐसे। तो हमने कलेक्टर को क्या बनाया था? पॉजिटिव बना दिया था ना इसकी हेल्प से, है ना, पॉजिटिव बना दिया था। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे तो वो किसकी तरफ जाएंगे? कलेक्टर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा ना, जो हम नाप सकते, है ना। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि आप यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, इसको पॉजिटिव बना रहे हो, है ना। तो ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा और कलेक्टर, तो उतने और इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा ना अपनी तरफ। नहीं समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा उतने ही, पहले मान लीजिए 5-6 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे,
लेकिन अभी आपने इसको और पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, अभी 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव किया आपने तो और हज़ारों इलेक्ट्रॉन को ये करेगा। तो पॉजिटिव आप जैसे जैसे बना रहे हो, जितना ज़्यादा पोटेंशियल दे रहे हो, फोटो करंट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है 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 ना। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि आप तो पोटेंशियल तो बढ़ाते ही जा रहे हो, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए अब इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या, बचेगा क्या, सब इमिट हो जाएगा ना सारा के सारा। तो इलेक्ट्रॉन बचेगा वहाँ से, नहीं बचेगा। तो करंट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा ना, फिक्स हो जाएगा। आप चाहे कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, कितना भी पॉजिटिव बढ़ाओ, अरे भाई जितने जन आ सकते उतने ही जन आएंगे ना। नहीं समझ में आया, समझ में आया ना। तो दिस एक्सप्लेन द सैचुरेशन करंट, इससे एक्सप्लेन कर दिया उसने कि सैचुरेशन करंट क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, increasing the intensity will increase the number of incident photons and eventually the saturation current। आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा करंट मिलेगा आपको। तो इंटेंसिटी से ज़्यादा करंट मिलता है, मिलता है ना, वही तो कह रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी hν0 is used by the electron to skip from the metal surface, and remaining energy of photon becomes the kinetic energy of the electron, depending on the energy of the electron inside the metal and the other processes like collision after emission from the surface. The maximum kinetic energy is equal to hν minus phi0 is known as Einstein photoelectric equation। ए देखो भाई क्या है ये, क्या कहा जी कि ये इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी एनर्जी कितनी है फोटोन की, hν है ना, ये किस पे आता है, आपकी मेटल प्लेट पे आता है, मेटल प्लेट पे आता है। अब यहाँ पर इसके जो एटम्स है उसकी इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालनी है ना। तो ये फोटोन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा ना, एनर्जी देगा। अभी तो हमने पढ़ा ना, फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। कितनी एनर्जी देगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, कितनी एनर्जी देगा तो ये बाहर निकलेगा यहाँ से, हाँ वो है phi0 उसके वर्क फंक्शन के हिसाब से। एटलीस्ट phi0 की एनर्जी इसको देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना, बाहर निकलेगा, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी रहेगी, अब कितनी एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन के पास, ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन को फोटोन ने hν एनर्जी दिया, बोलो हाँ, जिसमें से उसने phi0 जो एनर्जी है वो खुद को बाहर निकलने के लिए यूज़ कर लिया ना। यानी जितनी इसमें एनर्जी थी उसमें से phi0 एनर्जी इसने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया ना। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है ना, phi0 उसने यूज़ कर लिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर चलेगा फोटो करंट के लिए, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, hν माइनस phi0 रहेगी ना, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, इससे ज़्यादा एनर्जी हो सकती है क्या उसके पास, नहीं हो सकती ना, क्योंकि एटलीस्ट phi0 तो उसको यूज़ करना ही करना है ना। तो दिस इज़ द मैक्सिमम एनर्जी, इसीलिए इसे कहा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितनी होती है, hν माइनस phi0। अरे भाई ऐसे समझ लीजिए, ये है 100 रुपीज़। अब यहाँ से आपको इसको घर से बाहर निकालने के लिए कम से कम 13 रुपीज़ खर्चा करने पड़ेंगे। तो आप इसे 100 रुपीज़ देंगे तो ये 13 रुपीज़ अपना किराया देगा ना, है ना। तो अब इसके पास बचेगा कितना पैसा, तो पहले कितना था इसके पास, 100 रुपीज़ था, 13 रुपीज़ इसने यूज़ कर लिया तो इतना ही बचेगा ना इसके पास, 100 माइनस 13 ही बचेगा ना। अभी ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा अमाउंट पॉसिबल है क्या, है क्या इससे ज़्यादा अमाउंट पॉसिबल नहीं है। तो वही कह रहा हूँ ये मैं भी कि hν उसने इसको दिया, जिसमें से phi0 इसने तो खुद के लिए यूज़ कर लिया बाहर निकलने के लिए। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी बनी, hν माइनस phi0 बची ना, दैट्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये आइंस्टाइन का इक्वेशन, तो देखिए ऐसे कि E max is equal to hν माइनस phi0, दैट इज इक्वेशन नंबर 14.2। समझ रहे कैसे आ रही है वो, तो यह आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है।
Kinetic energy maximum depends on the material of the emitter plate and varies linearly with the incident frequency. Mu, it is dependent on intensity of incident radiation. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट देखिए, the electrons that are emitted from the metal surface have different kinetic energies. The reason for these are manifold. All electrons in a solid do not possess the same energy. The electrons may be ejected from the varying depth inside the metal surface. Electrons may suffer collision before they come out of the metal surface and may lose their energy, etc. If V is the potential difference between the emitter and collector is at the lower potential, the electron will lose its kinetic energy in overcoming the retarding force. If the kinetic energy is not sufficient, the emitted electron may not reach at the collector and the photocurrent will be zero. If kinetic energy is the energy of the most energetic electrons of the emitter surface where its potential energy is zero and minus V0 is the stopping potential, then this electron will fail to reach the collector. If kinetic energy maximum is less than or equal to electron V0, where E is the electron charge and EV0 is the energy needed to electron to overcome the retarding potential V0. If the electron just fails to reach the collector, it has lost all these the kinetic energy just at the collector. K E max is equal to E0 and the photocurrents become zero. Equation 14.2 then explains that stopping potential V0 depends upon the incident frequency and the material of the emitter does not depend upon the incident frequency. ज़्यादा पढ़ लिए. देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब यहाँ से आपके पास जो मेटल है, मेटल, इस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, हाँ जी, अब ये आपका मेटल फोटो सेंसिटिव मटेरियल है ना, इस पे आपने रेडिएशन डाल दिया. कितनी एनर्जी वाला? hν वाला, है ना. अब यहाँ पर जो आपके पास एटम्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में. कोई एटम ऐसा भी होगा जिसके अंदर क्या होगा, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है. ये कुछ एटम्स मैंने बना दिए, ऐसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं. अब ये जो एनर्जी इन सब इलेक्ट्रॉन पे जाएगी ना, सब पार्टिकल पे जाएगी ना इसके, तो हो सकता है किसी एटम का यहाँ से, अच्छा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, ये पहले ऑर्बिट में है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इसका बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो φ0 लगेगी ना, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लगेगी, है ना. तो मैं इसको φ0, तो इसकी अब एनर्जी कितनी बचेगी, तो इसके पास पहले hν थी, उसमें से इसने क्या किया, φ0 यूज़ कर लिया ना, तो इतनी बचेगी इसके पास एनर्जी. ये है पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी रहेगी. नाउ कंसिडर दिस इलेक्ट्रॉन, ये कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में, वेर इट इज इन सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में है ना. अरे न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकंड ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. चलिए एक और बढ़ा देते हैं हम लोग. अब कौन से ऑर्बिट में आएंगे, थर्ड ऑर्बिट. तो अब इससे अगर एनर्जी, इससे अगर इसको हम लोग अगर लेंगे, तो अब यहाँ से इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी इससे ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी. यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगती है या थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, फर्स्ट या थर्ड, क्या से, फर्स्ट से ज़्यादा लगती है ना, और थर्ड से क्या लगेगी, कम लगेगी. तो अब ये थर्ड ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके लिए जो वर्क फंक्शन लग रहा है, क्या ये φ0 होगा, विल इट बी φ0 सेम एज φ0, नो, इट विल बी डिफरेंट. तो φ0 डैश, बिकॉज ये ज़्यादा लगेगा, ये कम लगेगा ना. तो अब इसके पास कितनी एनर्जी रहेगी, दैट इज E2 ना, hν माइनस φ0 डैश. सो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, सेम रहेगा काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास, नहीं रहेगा ना. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन में बी डिफरेंट.
डिफरेंट भी हो सकती है। समझा ना इसका मतलब? अच्छा, एक और चीज़ इसमें हो सकती है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया है ना, अब ये करोड़ों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम है, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, हो सकता है ये आपस में टकरा जाए। तो टकराने से क्या होगा? एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी ना, और कोलिजन की वजह से। तो अब हो सकता है कि इसके साथ माइनस कोलिजन वाली एनर्जी भी तो यूज़ हो जाएगी ना, इसकी कोलिजन वाली एनर्जी भी यूज़ हो जा रही, तो इसके पास एनर्जी क्या बची? h-nu माइनस φ0 माइनस जो कोलिजन के अंदर चले गई, है ना। तो किसी के साथ हो सकता है कि कोई डायरेक्ट निकल जाए और कोई किसी से टकरा के निकल जाए, तो क्या फिर दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन की? नहीं। समझा ना? तो जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकलेगी सबकी एनर्जी मोस्टली क्या होती है? डिफरेंट होती है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर का टाइम होता है ख़त्म। इसके बाद वी विल सी इन द नेक्स्ट वीक।